कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं जाते, कुछ रास्ते बनते हैं सिर्फ किसी के खो जाने के लिए। ऐसा ही एक रास्ता था महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव कालधारा के पास। अरविंद नाम का साधारण सा आदमी एक रात अपने भाई विकास के पास जाने के लिए कार चला रहा था। वो रास्ता इतना सुनसान था कि अरविंद खुद बार बार देखता, ये मैप मुझे कहां ले आया है। दोनों तरफ पेड़, हवा में सन्नाटा और कहीं कोई बिजली नहीं। अचानक विकास फोन करता है। हेलो भैया, कहां हो? अभी तक नहीं पहुंचा? भैया, ये जीपीएस कुछ अजीब रास्ते दिखा रहा है। जंगल ही जंगल है, नेटवर्क भी कम है, शायद सुबह तक पहुंच पाऊं। ठीक है, रात में ध्यान रखना, अजनबी रास्तों से बचना। कॉल बीच में कट जाती है। उसी वक्त अरविंद की कार का इंजन चटक कर रुक जाता है। वो बाहर आता है और दूर से किसी अनोखे मंत्र रुचे का स्वर सुनता है, जैसे किसी जंगल के बीच पूजा चल रही हो। रात के 2 बज रहे थे और बीच जंगल में जैसे कोई रहस्यमयी अनुष्ठान चल रहा हो। अरविंद की जिज्ञासा उसे खींच लेती है, कदमों में हिचकिचाहट, पर फिर भी वो आगे बढ़ता। जंगल की एक खुली जगह पर उसने देखा 4 आदमी अपने कंधे पर एक पालकी उठाकर जा रहे हैं। उन सब की आंखों पर पट्टी बंधी थी। पालकी में कुछ ढका हुआ था और पास खड़ा जो इंसान दिखा, उसका चेहरा मानवीय नहीं था। उसकी त्वचा कुछ ठंडी सी, आंखों में अजीब चमक। जब वो पलटी तो अरविंद का दिल थम सा गया। वो बेताल जैसा प्राणी था। और अरविंद एक पल में भस्म हो गया। वहां सिर्फ राख और धुएं की परत बाकी रह गई। सुबह हुई तो गांव में अफरा तफरी मची थी। अरविंद की जली हुई लाश पड़ी थी। वहीं पास ही एक छोटी सी कोठी में एक बूढ़ी औरत, आमा जयंती, अपने पोते नलय को ढूंढ रही थी। अरे रे नलय, तू कहां गया? तू मेरा सब कुछ है। तभी कोई दौड़ता हुआ आया। मां, गांव के पास किसी की लाश मिली है। उसने धीरे कहा, यह उसी का काम है, बेताल का काम। कुछ ही देर में एक आदमी और झट से आया। वो था अरविंद का भाई विकास। उसने घुटनों पर झुककर लाश से और गले में पड़े लॉकेट से पहचान ली, अरविंद ही था। वो जोर जोर से रोने लगा। नहीं, मेरा भाई, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? विकास के मन में अंधेरा और गुस्सा भर गया। बदले की आग उसमें जल उठी। जिसने मेरे भाई को मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आमा जयंती ने आंखें नम कर कहा, बेटा, मैं तुम्हारे दुख को समझती हूं, पर यह बदला आसान नहीं। इसे किसी इंसान ने नहीं मारा है, यह काम बेताल का है। उनके साथ वहां गांव के पुजारी हरिमन पंडित भी थे। विकास ने पूछा, बताइए, कौन उसे मार सकता है? आखिर राक्षस भी मरा करते हैं ना? इसे मारने के तरीके 2 लोग ही जानते हैं, मैं और एक और। पर पहले ये जान लो कि इस गांव का नाम कालधारा क्यों है। सालों से यहां बेताल की पूजा होती आई है। 9 साल पहले एक अघोरी आया था। उसने बरगद के नीचे एक बड़ा हवन किया और एक प्राचीन मंत्र जपा। मैंने उसे रोका भी, पर उसने कहा, बेताल जाग चुका है। उसी रात उसने ऐसी हवन जलाई कि बेताल यहां हमेशा के बस गया। उस रात से यदि कोई उस पालकी को देखे तो आग उसे भस्म कर देगी। पंडित की बातें खत्म होते ही आसमान में काले बादलों से घिर गया। विकास बिना कुछ कहे उस जगह चला गया जहां अरविंद मरा था। जैसे ही वो पहुंचा, वही मंत्र ध्वनि फिर गूंजी और एक विचित्र रोशनी झाड़ियों से बाहर आ रही थी। विकास ने देखा, वही 4 लोग थे, पट्टी बांधे हुए, पालकी ले जा रहे थे। उनमें से एक ने जंगल की ओर संकेत किया।
पंडित दौड़ते हुए पहुंचा और विकास की आंखों पर काली पट्टी बांध दी। बेटा, मैंने कहा था यदि बेताल को देखा तो शाप लगेगा। पर विकास की आंखें आधी खुली सी रह गई थीं। बेताल झाड़ियों से निकला। उसकी कदमों की आहट भी किसी के लिए सहनीय नहीं थी। विकास ने अपने कान बंद कर लिए, पर पंडित ने अपनी आंखें नहीं बंद की। वो जोर से पुकारते रहे, पर एक विशाल आग का गोला आया और पंडित को अपनी चपेट में ले लिया। वो उसी जगह जली हुई राख बनकर रह गया। विकास कांप उठा। आमा भी दौड़ी आई और पास ही से नलय दौड़ कर आया। गांव का वही लड़का जो रात से लापता था। मैंने 4 लोग देखे थे, वह हंफता हुआ बोला। विकास ने पूछा। पंडित जी ने कहा कि बेताल को मारने का तरीका 2 लोगों को ही पता है। एक आप थे, दूसरा कौन? आमा ने विकास की ओर देखा। आंखों में पुरानी थकान और एक ठंडी मजबूती थी। वही दूसरा मैं हूं। विकास के होठ कंप कपा उठे। आप कैसे? आप तो... उसकी आवाज कांपी, पर उसकी आंखों में अब एक नई उम्मीद का उजाला चमका। आमा जयंती ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ये गांव हमारे पूर्वजों का है। मैंने उस अघोरी के आने से पहले भी बेताल की पूजा देखी है। मैं जानती हूं इसके मंत्र, पर इसका दायित्व भी सुनहरा नहीं। यदि तुम सच में अपने भाई का बदला चाहते हो तो वो मार जानना होगा, पर ये मार खुद तुम्हें बदल देगा।